नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में मैं विकास आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डेली के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बल्कि काफ़ी कुछ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि लंबे टाइम तक याद रहे और एग्ज़ाम के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है एक कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर से मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर वैसे आपको कमेंट करके देने थे, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए थे। सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि असम राइफल्स। असम राइफल्स सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1935 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ जो है वो 1939 में स्थापित हुआ था। देन आईटीबीपी की अगर बात करें तो ये 1962 में स्थापित किया गया था, और अगर हम बात करें एनएसजी की तो ये 1984 में स्थापित किया गया था। आपको ध्यान होना चाहिए, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का गलत था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में निम्न में से कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है, तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी वाला, यानी कि गौरी सावंत। गौरी सावंत पहली ट्रांसजेंडर राजदूत बनी है, और ये कहाँ पर बनाई गई हैं राजदूत, तो ये महाराष्ट्र में बनाई गई हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आपको बताना था। तो यहाँ पर सही आंसर नहीं था। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे उनका नाम था आर.के. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, तो आपको इसी से यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन इसी तरीके से सेम, और इसका जो आंसर होता है वो जॉन मथाई होता है। आर.के. शनमुखम चेट्टी के बाद जो है जॉन मथाई बने थे वित्त मंत्री। तो आप एग्जाम में ये आंसर सही कर सकते हैं अगर इनका नाम यहाँ पर ना आया हो, ठीक है, ऑप्शन में ना हो तो आप ये जॉन मथाई यहाँ पर सही कर सकते हैं। हालांकि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। कल के सभी आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आज भी आप लोग सही आंसर दीजिएगा। गलत भी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग को गलत या सही जो भी आए आपको आंसर जरूर करना चाहिए लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा कहाँ खोजी गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की अभी खोज की गई है, और ये जो गुफा है ये मृत सागर के नज़दीक पाई गई है। तो आपको इसी से यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इजराइल की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो है पर्वत है उसका नाम है माउंट सोडोम, और यहीं पर जो है इस गुफा को पाया गया है। इस गुफा की जो लंबाई है वो है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये टोटली आपको जो है ये एक्चुअल फ़ोटोज़ है, तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो ये वाइट कलर की दिख रही हैं, ये सब का सब जो है नमक है, ये नमक की गुफाएँ हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये चीज़ यहाँ से ये सब देख पा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इजराइल में खोजी गई है। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा है, ये 10 किलोमीटर जो है के दायरे में ये फैले हुए हैं। ये जो गुफा है इसको नाम भी दिया गया है, इसका नाम है मलहम। तो रेड कलर का जो मैंने लिखा है ये इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। मलहम नाम से जो है इस गुफा का जो नाम रखा गया वो रखा गया है मलहम। ठीक है, मलहम केव। ये जो अगर हम बात करें इस गुफा से पहले कौन पहले नंबर पे था, सबसे लंबी जो गुफा थी नमक की वो कहाँ थी, तो इससे पहले जो है नमक की जो सबसे बड़ी गुफा थी वो ईरान में थी, और इस गुफा की लंबाई जो थी वो थी 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई थी। अब मतलब इसका रिकॉर्ड तोड़ के इजराइल में सबसे लंबी जो है नमक की गुफा खोजी गई है। चलिए अगर यहाँ पर से मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ इजराइल, तो ये अपना इंडिया है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इजराइल मैंने। ठीक है, तो यहीं पर जो है सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है। अगर इजराइल की राजधानी की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है जेरूसलम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा यहाँ की नई सिकेल है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में आईएनएस मगर को राहत सामग्री के साथ चक्रवात से प्रभावित किस देश में मदद के लिए भेजा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मोजाम्बिक। अभी आईएनएस मगर को राहत सामग्री के साथ जो है हमने मोजाम्बिक भेजा है। आपको पता होना चाहिए कि अभी मोजाम्बिक में चक्रवात से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि यहाँ पर मैं किस चक्रवात की बात कर रहा हूँ, वो चक्रवात का नाम बताइएगा जो मोजाम्बिक में आया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझाया था मैंने, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही आंसर देंगे। मगर आईएनएस मगर को हमने जो है राहत और बचाव सामग्री के साथ भेजा है मोजाम्बिक। इससे पहले हम लोग 3 जो है अपने पोत भेज चुके हैं, जिसमें सुजाता, शार्दुल और सारथी शामिल हैं। तो इन तीनों के बाद जो है ये हमारा चौथा नौसैनिक जहाज़ है जो कि मोजाम्बिक गया है, और ये मोजाम्बिक का पोर्ट बीरा है, यहाँ के लिए जो है इसको रवाना किया गया है मुंबई में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद ये चीज़ आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो यही है आईएनएस मगर, जिसमें कि राहत सामग्री डाली जा रही है। अगर मैं इसको जो है आपको पूरा एक तरीके से दिखाऊं तो आप जो है ये देख रहे हैं, ये आपको आईएनएस मगर ही दिख रहा है जो मोजाम्बिक की यात्रा पे अभी मतलब मोजाम्बिक पे जो है राहत सामग्री लेके गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है हमारा कि हाल ही में लॉन्च इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। अभी एक पुस्तक लॉन्च हुई है और इस पुस्तक का नाम है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। तो ध्यान रखिएगा, इसको डॉक्टर वाई रेड्डी और डॉक्टर जी रेड्डी ने लिखा है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जो डॉक्टर वाई रेड्डी थे वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और अगर बात करें हम डॉक्टर जी रेड्डी की, तो ये तेलंगाना सरकार के सलाहकार हैं। तो इन दोनों ने जो है मिलके इस बुक को लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर वाई रेड्डी की, तो ये पूर्व गवर्नर भी हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। ध्यान होना चाहिए कि जो ये पुस्तक लॉन्च की गई है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने लॉन्च की है। यहाँ पर मैं आपको पुस्तक दिखा दे रहा हूँ, और दोनों राइटरों के नाम जो है इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये पुस्तक आखिर में लिखी किसके ऊपर गई है, तो ये वित्त आयोग के ऊपर ही लिखी गई है कि वित्त आयोग जो है किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके ऊपर जिम्मेदारी होती हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं समय पर, बहुत से मतलब चीज़ें जो है इसमें वित्त आयोग से संबंधित जो है चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो आपको इस चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। चलिए, राइटर के नाम जरूर याद रखिएगा, लेटेस्ट राइटर की बुक्स पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र की ऊंचाई है 15,256 फीट, मतलब 15,256 फीट की ऊंचाई पर यह मतदान केंद्र बनाया गया है, और हिमाचल प्रदेश के गांव टसीगंग में जो है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो अभी मतदान होंगे तो उसी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो पोलिंग बूथ है इस पे टसीगंग और गेते गांव है हिमाचल प्रदेश में, तो इन दोनों के जो भी यहाँ पर रहने वाले जो भी वोटर होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ही 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिक्किम में जो है एक मतदान केंद्र था। स्पीति के यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऊंचाई पर स्थित स्पीति के हिक्किम, स्पीति एक्चुअली में हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, तो यहाँ पर हिक्किम स्थान पड़ता। तो हिक्किम में जो है सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बनाया गया था 14,567 फीट की ऊंचाई पर। तो अब जो बनाया गया है नया वो टसीगंग में बनाया गया है 15,256 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे बीसीसीआई का नैतिकता अधिकारी बनाया गया है, यानी कि एथिक्स ऑफिसर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि डीके जैन को। डीके जैन को अभी हाल ही में नैतिकता अधिकारी बनाया है बीसीसीआई ने। आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा न्यायमूर्ति डीके जैन का। एक्चुअली में ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं और इन्हीं को अब नैतिकता अधिकारी भी बनाया गया है। हालांकि इनकी जो नियुक्ति है वो टेम्परेरी बेस पे है, और जैसे ही परमानेंट एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति हो जाती है तो मतलब इनको जो है यहाँ पर छुट्टी दे दी जाएगी। ये लोकपाल ही नियुक्त रहेंगे। ठीक है, इनको अतिरिक्त कार्यभार जो है यहाँ पर दिया गया है फिलहाल में। इसी तरह से ध्यान होना चाहिए। और बीसीसीआई के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उन पर समय समय पर कई आरोप लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ खिलाड़ी कॉफ़ी विद कलर्स में गए थे, तो उस वक्त जो है काफ़ी उसमें कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो कुछ खिलाड़ियों ने ऐसी टिप्पणियाँ की थी। 2 खिलाड़ी गए थे, आप सभी लोग जानते होंगे, तो महिलाओं को लेकर कुछ कमेंट किए गए थे।
तो उसके बाद उन दोनों खिलाड़ी पे प्रतिबंध लगा दिया था बीसीसीआई ने, लेकिन उनको फिर से जो है वहाँ पर खेलने का मौका दे दिया। तो मतलब ये जो इस तरीके की जो भाषा है उसका प्रयोग ना करें खिलाड़ी, या किस तरीके से जो है उनको उनके लिए नियम बनाए जाएं कि उनके अधिकारों का भी जो है हनन ना हो, और कह सकते हैं कि वो जो है अपनी सीमा में रहें। तो इस तरीके के जो नैतिकता अधिकारी का जो काम होगा वो यही होगा कि वो जो है एक कह सकते हैं कि मैनर बनाए रहेगा बीसीसीआई के अंदर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हैं डीके जैन, बीसीसीआई के पहले लोकपाल, और साथ ही साथ इनको नैतिकता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक में 5,042 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्र सरकार की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो इसे आपको यहाँ से पता होना चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये जो फैसला है ये 1 अप्रैल को जो है 3 बैंकों का आपस में मर्ज होना है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, देना बैंक है और विजया बैंक शामिल है। मैं आपको बहुत बार 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, तब भी मैंने आपको इतनी ही डिटेल से ये समझाया था। तो इन तीनों बैंकों को जो है आपस में मर्ज किया जा रहा है, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो है मिलके काम करेंगे, एक ही बैंक बन जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये दोनों बैंक भी जो है साथ में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो इससे पहले जो है 5,042 करोड़ रुपए का निवेश करेगी गवर्नमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में। साथ में अगर हम बात करें ये जो विलय है ये तीनों बैंकों का, ये कब लिया गया था फैसला? तो सितंबर 2018 में ये फैसला लिया गया था, और तब से जो है मतलब ये होते नहीं कि बैंकों के अंदर जो अलग अलग काम थे उसको आपस में मर्ज करना है, तो सबको जो है अपने जो काम थे उसको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो पूरी जो प्रक्रिया थी एक तरीके से आप पूरी हो चुकी है। 1 अप्रैल से जो है ये 3 के 3 आपस में मर्ज हो जाएंगे। ध्यान होना चाहिए साथ में कि जो ये विलय है इसके साथ ही जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा भारत का। ओके, सो याद रखिएगा, 4 पॉइंट हैं अच्छे अच्छे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने निम्न में से किसे ओलंपिक खेल का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इनमें से सभी। ये जो खेल आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं एक्चुअली में 4 खेल हैं, और इन 4 के 4 खेलों को अब जो है ओलंपिक खेलों का दर्जा देने का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेश किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में जो है बेसिकली इन खेलों को शामिल करने की योजना है, और वही जो है यहाँ पर मतलब एक तरीके से प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये पास होता है तो निश्चित तौर पे 2024 में जो है जो पेरिस में ओलंपिक खेल होंगे उनमें ये खेल भी शामिल हो जाएंगे। इन खेलों के नाम याद रखिएगा, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो ये जो चीज़ें हैं 4 के 4 ध्यान होने चाहिए। साथ में ध्यान होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल में जो है ये जो खेल हैं इन पे निगरानी रखी जाएगी, और पूरा ओलंपिक के जो नियम कानून हैं उनके अंदर अगर ये फिट बैठेंगे तो दिसंबर 2024 में जो है अंतिम फैसला लिया जाएगा कि इन खेलों को अंदर किया जाए कि नहीं। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो ये प्रस्ताव पेश किया है इसको पास किया जाए कि नहीं, तो ये 2020 में मतलब होगा। तब तक इन पे जो है नज़र रखी जाएगी इन खेलों पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है, समिति नहीं होगा, अध्यक्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, अध्यक्ष जो हैं वो हैं थॉमस बाक। तो इस चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय बास्केटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वेस्लिन मैटिक को भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, और बेसिकली काफ़ी जो है अच्छे ये कोच हो सकते हैं। 2010 में ईरान को जो है विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ध्यान रखिएगा, अब जो है इनको भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। मैं अगर आपको इनको पिक्चर दिखा दूं तो यही आप देख रहे हैं, तो ये हमारे जो है मुख्य कोच हो गए बास्केटबॉल टीम के। ठीक है, इनका नाम क्या है? वेस्लिन मैटिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 1 साल में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड ये है कि 1 साल में इसने 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेच दी हैं। ठीक है, 4 व्हीलर बेच दी हैं, और ध्यान रखिएगा कि 1 साल में 10 लाख गाड़ियों की बिक्री करने वाली ये भारत की पहली कार निर्माता कंपनी बन गई है, टाटा मोटर्स। वर्ष 2018 में इसने 10,49,253 कारों की बिक्री की है। कुछ गाड़ियां अभी टाटा मोटर्स की आई हैं जिसमें टियागो हो गया और हेक्सा हो गया, तो इन सब की वजह से जो है इसको काफ़ी बूस्ट मिला है इधर। तो इसने ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप याद रख सकते हैं अगर चाहें तो।
क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से किसे मार्था फैरेले पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि मनु गुलाटी। मनु गुलाटी को मार्था फैरेले पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। मार्था फैरेले पुरस्कार लैंगिक समानता के लिए प्रसिद्ध कार्यकर्ता डॉक्टर मार्था फैरेले की स्मृति में दिया जाता है। मनु गुलाटी को 1.5 लाख रुपए की जो है धनराशि मिली है इस पुरस्कार में। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस ध्यान होना चाहिए। मनु गुलाटी आपके सामने हैं, ये दिख रही हैं। दिल्ली में जो है ये गवर्नमेंट टीचर हैं, और ख़ास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए काफ़ी काम करती हैं, और जो लड़के हैं उनको साथ में लेके जो है बेसिकली इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे देश में जो भेदभाव है लड़का और लड़कियों के बीच में रखा जाता है उसको कम करने की जो है कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। ध्यान रखिएगा, मनु गुलाटी को मार्था फैरेले पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन 200 MMT कार्गो आवाजाही दर्ज करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स 200 MMT कार्गो आवाजाही दर्ज करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ये जो घोषणा की है, ये जो बात बताई है वो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से कही गई है, और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक जो ये लक्ष्य है ये अभी इस बार 200 MMT कार्गो की आवाजाही हुई है, तो इसको हम 2025 तक 400 MMT तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य रख रहे हैं। ठीक है, 2025 तक। तो आपको इसी तरह से ध्यान होना चाहिए। ये पहला बंदरगाह है जहां से 200 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की आवाजाही हुई है। ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। ठीक है, साइड में कार्गोज वगैरह दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री वलेरी वाइकोस्की का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि रूस से। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री वलेरी वाइकोस्की रूस से संबंधित थे, रूस के अंतरिक्ष यात्री थे ये, और इन्हीं का निधन हो गया है 84 वर्ष की आयु में। आपको पता होना चाहिए कि 3 बार जो है अंतरिक्ष में गए थे, 1963 में, दूसरी बार 1976 में, और उसके बाद 1978 में। टोटल 21 दिन जो है इन्होंने अंतरिक्ष जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें व्यतीत किए थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो अंतरिक्ष की रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रास्कोस्मस है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है रास्कोस्मस जो है वो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय मॉस्को में है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो यही हैं वो जिनका निधन हो गया। इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इनका नाम है वलेरी वाइकोस्की। ठीक है, इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्न हैं, इनके आंसर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में लॉन्च एवरी बोट काउंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अभी जल्दी में ही पढ़ा है, आसानी से इनका आंसर दीजिएगा। इसके अलावा इसी वीडियो का जो क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन है, उसी वीडियो का ये वाला क्वेश्चन भी है कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व का 12वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बताया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हो सब्सक्राइब तो किया ही होगा। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।